Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 016 that is experiential research. आज हम लोग बात करेंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है। प्रयोगात्मक अनुसंधान अनुसंधान की ऐसी विधि है जो वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है, अर्थात वैज्ञानिक प्रयोग के लिए चीजों पर रिसर्च करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि एक चर में बदलाव करने से दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें कम से कम दो चरों को एक साथ लिया जाता है, दो वेरिएबल को लिया जाता है। अगर एक वेरिएबल को परिवर्तन किया जाए, चेंज लाया जाए, उसमें दूसरे वेरिएबल में क्या परिवर्तन आएगा, इसी का इसमें रिसर्च किया जाता है। इसमें शोध स्वतंत्र रूप से एक चर में परिवर्तन करता है। शोधकर्ता क्या करता है, एक चर को बदल देता है और दूसरे चर को वो नहीं बदलता। अब देखता है कि उसमें क्या चेंजिंग आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तापमान को बदल दिया जाए तो ग्लेशियर में क्या इफेक्ट आएगा, या बारिश के ज्यादा होने से आर्द्रता में क्या इफेक्ट आएगा। इस तरह का रिसर्च जो होगा वो होगा प्रयोगात्मक अनुसंधान। देखते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान के क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला विशेषता इसका है मैनिपुलेशन, यानी हेर फेर। शोधकर्ता स्वतंत्र चर में अपने हिसाब से हेर फेर कर देता है और जो डिपेंडेंट है उस पर हेर फेर नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट में वो हेर फेर कर देता है और डिपेंडेंट में नहीं करता। वो अपने आप देखता है उसमें क्या परिवर्तन। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल। इसमें वेरिएबल पर शोधकर्ता का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है और अपने हिसाब से चीजों को बदल सकता है या प्रभाव डाल सकता है उस पर। पॉइंट नंबर 3, रैंडोमाइजेशन। पॉइंट नंबर 3, रैंडमाइजेशन, यादृच्छिकता। प्रतिभागियों को समूह में यादृच्छिक रूप से बांटा जा सकता है ताकि पूर्वाग्रह कम हो, बायसनेस कम हो। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसको रैंडमली ग्रुप में बांट दिया जाता है ताकि बायसनेस ना रहे। ऐसा ना हो कि ये मेरे पसंद का है और वो मेरे पसंद का नहीं है। मतलब जो भी वेरिएबल होंगे उनको अपने रैंडमली बांट देंगे। पॉइंट नंबर 4, ऑब्जर्वेशन या मापन या मेजरमेंट। इसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजरमेंट करते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परिवर्तन होने से। अब आगे देखते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से यहाँ 3 प्रकार में बांटा गया है। पॉइंट नंबर 1, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, पूर्व प्रयोगात्मक डिजाइन। नियंत्रण और यादृच्छिकता की कमी होती है इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल कम रहता है और रैंडमनेस कम होता है। रैंडमली इसको नहीं बांटा जा सकता। इसको पहले से डिजाइन करके रखा जाता है कि किसको कहाँ रखना है, किसको कितना कंट्रोल करना है, ये पहले से पता होता है। पॉइंट नंबर 2, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मतलब हुआ उच्चतम स्तर पर नियंत्रण और यादृच्छिकता होती है। मतलब कंट्रोल जो होता है वो हाई लेवल पर होता है और जो रैंडमनेस होता है वो भी हाई लेवल पर होता है। मतलब रैंडमली वेरिएबल कहीं से भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल भी हाई लेवल का होता है। पॉइंट नंबर 3, कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन। इसमें कुछ चीजों पर नियंत्रण होता है और कुछ चीजों पर नहीं होता है। इसमें कुछ चीजों पर रैंडमनेस होता है और कुछ चीजों पर नहीं होता है। मतलब कुछ वेरिएबल कंट्रोलेबल है, कुछ अनकंट्रोलेबल है। कुछ वेरिएबल को रैंडमली छोड़ दिया जाता है और कुछ वेरिएबल को बांट कर अपने से रखा जाता है। आगे देखेंगे इसके क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर
कॉसेलिटी, कारण और प्रभाव के बीच अंतर स्पष्ट संबंध स्थापित करना। ये क्या होता है कि किस कारण से क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को ये साबित करता है एविडेंस के साथ। पॉइंट नंबर 2, हाई इंटरनल वैलिडिटी, इसका आंतरिक वैधता काफी ज्यादा होता है, परिणाम काफी अच्छे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिपब्लिकेबल एंड स्ट्रक्चर, इसको दोहराया जा सकता है। रिप्लिकेबल एंड स्ट्रक्चर, इसको दोहराया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है, या इसको स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर, अब आगे देखेंगे लिमिटेशन क्या है इसमें, या क्या सीमाएं हैं, क्या कमी है। पॉइंट नंबर 1, इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमशन, इसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, महंगा होता है और टाइम भी काफी लगता है। पॉइंट नंबर 2, एथिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट्स में लिमिट मैनिपुलेशन, जो इसके नैतिक और सैद्धांतिक परिस्थितियां हैं उसमें थोड़ा मोड़ा परिवर्तन संभव है, मतलब ये एथिकली स्ट्रांग नहीं होता, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, में लेक रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी, जो वास्तविक जीवन है उसमें इसका एप्लीकेबल होना जरूरी नहीं है, एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं थी। अब आगे देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसकी वैलिडिटी किस प्रकार से होती है। तो इसकी वैलिडिटी को 2 पार्ट में बांटा जाता है मुख्य रूप से, एक इंटरनल वैलिडिटी और एक एक्सटर्नल वैलिडिटी। दोनों को देखते हैं, पहले समझेंगे इंटरनल वैलिडिटी क्या है, आंतरिक वैधता क्या है इसकी। तो इसकी आंतरिक वैधता इस बात को दर्शाती है कि जो चर है वो स्वतंत्र होते हैं और उसमें बदलाव किया जा सकता है, और कुछ चर आश्रित होते हैं उसमें बदलाव करना कठिन है। जैसे यदि एक नई शिक्षा पद्धति से छात्रों को पढ़ाया जाए और उससे अंक बढ़ता है, तो आंतरिक वैधता यह सुनिश्चित करती है कि यह सुधार किसी अन्य कारण से नहीं हुआ है, केवल टीचिंग स्टाइल को चेंज करने से। भाई टीचिंग स्टाइल को चेंज करने से जो स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ गया, तो इससे पता चलता है कि ये एक इंटरनल वैलिडिटी है, इसकी आंतरिक वैधता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी इस बात को बदलाता है, बाह्य वैधता इस बात को बदलाता है कि एक शोध के परिणामों को अन्य लोगों, स्थानों या समय पर लागू किया जा सकता है। मतलब अगर एक जगह एक रिसर्च कर लिया गया कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तो दूसरी जगह पर भी इसे लागू किया जा सकता है। ऐसे एक स्कूल में टीचिंग स्टाइल को चेंज करने से वहां मार्क्स बढ़ गया, तो दूसरे स्कूल में इसको लागू किया जा सकता है। तो ये इसका एक्सटर्नल वैलिडिटी है। मतलब एक जहाँ इंटरनल वैलिडिटी वहां एप्लीकेबल होगा जहाँ फर्स्ट टाइम हो रहा है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी वहां एप्लीकेबल होगा जहाँ उसको दूसरे बार रिपीट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।